हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है यश पंडित और मैं एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल ट्रिकी इकोनॉमिक्स में। बेटा क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स ये जो हमारी सीरीज चल रही है, इसमें हम लोग टर्म 2 के आने वाले सभी चैप्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं और हम लोग आज अपना नया चैप्टर डिस्कस करेंगे, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम बाय एडीएएस अप्रोच। बेटा आगे बढ़ने से पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एक टॉपिक को जिसका नाम है डेरिवेशन ऑफ सेविंग फंक्शन थ्रू कंजम्पशन फंक्शन कर्व यूजिंग डायग्राम। मतलब कि आप कैसे सेविंग फंक्शन ड्राइव कर सकते हैं कंजम्पशन फंक्शन डायग्राम के द्वारा। तो देखिए, पहले इसके लिए आपको कंजम्पशन फंक्शन का कर्व बनाना पड़ेगा। बेटा ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। आपको मैंने क्या बताया था, ये निकल रहा है सी, ओरिजिन से कभी नहीं शुरू होगा। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक जो होगा ये सी बार दिया गया होगा, ऑटोनोमस कंजम्पशन है ना। और यहां से हमारा निकल रहा है एएस, जिसको हम वाई भी कहते हैं। क्लियर है बेटा? यही तो कंजम्पशन फंक्शन कर्व का हमने डिस्कस किया था। तो अब देखिए, ये वो पॉइंट है जहां y इक्वल टू सी है। मतलब कि हम समझे तो इनकम इक्वल टू कंजम्पशन के है बेटा। और जब इनकम और कंजम्पशन इक्वल होंगे तो ऐसे केस में मतलब क्या होगा, सेविंग इक्वल होगी किसके, जीरो के। यही होगा या नहीं होगा? तो हम अब इस कर्व को यूज करके सेविंग फंक्शन कर्व को ड्रॉ करेंगे। देखिएगा जरा कैसे ड्रॉ होगा। बेटा यहां पर आपको याद होगा क्या लिखते हैं, एएस एन कंजम्पशन, यहां हमारी लिखी जाती है इनकम। आइए आगे देखते हैं बच्चा, यहां लिखेंगे इनकम, यहां लिखेंगे सेविंग। बेटा ये है हमारा ओरिजिन। अब देखिए, जिस पॉइंट पर y इक्वल टू सी होगा उस पॉइंट पर सेविंग क्या होगी बच्चा, जीरो होगी। तो यानी कि यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम, ये पॉइंट होगा वो जहां पर हमारी सेविंग जीरो होगी। और आपको पता है कि सेविंग हमेशा निगेटिव से शुरू होती है बेटा, तो सेविंग कर्व हमेशा माइनस से बनेगा। कहां से? देखिएगा, अब एक लाइन लीजिए और इसको कट करते हुए निकाल दीजिए, तो ये आपका क्या बनेगा बच्चा, सेविंग फंक्शन कर्व। कोई दिक्कत है? और ये जो पॉइंट होगा आपका बच्चे, ये पॉइंट होगा ब्रेक इवन पॉइंट। क्या होगा बच्चा, ब्रेक इवन पॉइंट। कोई डाउट है? ये बात क्लियर है? देखिए, हमने पहले कंजम्पशन फंक्शन को ड्रॉ किया और हमें एक पॉइंट याद था कि जहां C इज इक्वल टू वाई होगा, यानी कि कंजम्पशन और मेरी इनकम दोनों बराबर होंगी, उस पॉइंट पे मेरी सेविंग जीरो होगी। सिर्फ इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हमने अपना सेविंग फंक्शन कर्व ड्रॉ कर लिया। एक बार इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। तो बेटा अब हम लोग अपने अगले चैप्टर पे आ चुके हैं जिसका नाम है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। कैसे निकाल सकते हैं हम शॉर्ट रन में हमारी इकोनॉमी के इक्विलिब्रियम को। पर बेटा शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम को समझने से पहले हम लोग एक चीज समझ लेते हैं कि शॉर्ट रन क्या बताना चाह रहा है। देखिए, इक्विलिब्रियम का मतलब तो हम लोग बहुत बार समझ चुके हैं, आउटपुट, लेकिन यहां पर शॉर्ट रन क्या बताना चाह रहा है। तो बेटा अगर हम बात करें इस डिफिनेशन में या इस थ्योरी में, तो ये जो हम चल रहे हैं ये चल रहे हैं कीन्स की थ्योरी पर। कीन्स एक बहुत बड़े इकोनॉमिक्स रहे हैं। उनकी थ्योरी के अनुसार वो कह रहे हैं टेक्नोलॉजी प्ले नो रोल इन डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट इन शॉर्ट रन। बेटा याद रखिएगा, शॉर्ट रन में टेक्नोलॉजी का कोई भी रोल नहीं है आउटपुट में। अगला पॉइंट वो हमसे कहते हैं, इट इज एज्यूम दैट द आउटपुट रिमेन कांस्टेंट, यानी कि आउटपुट में भी आप कोई बदलाव नहीं होगा, इस चीज को एज्यूम करके चलिएगा। और थर्ड पॉइंट ये बताना चाह रहा है कि ये जो आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट के बीच में एक रिलेशन है, सिर्फ और सिर्फ 1 to 1 सिर्फ वही बता रहा है। इट शोज 1 to 1 रिलेशन बिटवीन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि कंट्री में जो एम्प्लॉयमेंट है, जो आउटपुट आ रहा है, सिर्फ उसी के बीच का रिलेशन बता रहा है। यानी कि कीन्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि इस चीज में आप जॉबलेस प्रोडक्शन, यानी कि जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के द्वारा किया जा रहा है उसको इग्नोर करेंगे और हम सिर्फ उसी प्रोडक्शन के बेसिस पर इक्विलिब्रियम फाइंड करने का कोशिश करेंगे बच्चा, जो एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट के बीच के एक रिलेशन को दिखाए। तो देखिए, आपको अगर शॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम समझना है तो बेटा याद रखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम की बच्चा अगर बात करें तो हमारा जो इक्विलिब्रियम निकलेगा वो निकलेगा AD इक्वल टू AS। बच्चे जिस पॉइंट पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे को कट कर जाएगी वह मेरा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम
होगा। अगर आपसे कहा जाए कि इसको डायग्राम के रूप में दिखाइए, तो देखिए आपको पता है क्या, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, बेटा ये हो गया हमारा ओरिजिन। यहां लिखते हैं एडी एंड एएस, इधर डिनोट करते हैं हम इनकम को। बेटा आपको पता है कि ओरिजिन से थोड़ा ऊपर से एडी निकलता है, हाँ या ना, और एक ओरिजिन से 45 डिग्री की लाइन जाती है जो हमारा एएस कहलाती है। ये चीज याद है बच्चा, एएस इज इक्वल टू वाई होता है, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई होता है। ये बात दिमाग में रख के चलिएगा। तो यहां दोनों कट कहां कर रहे हैं, इस पॉइंट पर। ये हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होगा। क्या होगा बेटा, इक्विलिब्रियम पॉइंट अंडर शॉर्ट रन। ये बात क्लियर है। अभी बहुत इजी नहीं है ये चैप्टर, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। ये सिर्फ एक डायग्राम से हमने बेसिकली इक्विलिब्रियम कहां दिखेगा या डिटरमाइन होगा उसको समझा है बेटा। अभी इसी में हमें बहुत कुछ आगे सीखना है। एक बार आप इसको नोट कर लो फिर हम, क्योंकि बेटा बिना शेड्यूल के इक्विलिब्रियम फाइंड करके अगर आप पेपर में दिखा के आएंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। इसीलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं एडीएस अप्रोच के ही इक्विलिब्रियम को बाय प्रॉपर शेड्यूल। चलिए बच्चा जरा बनाते हैं। लाल ये हमारी इनकम है, ये हमारा कंजम्पशन है, ये हमारी आई है। ये बात क्लियर है बेटा। आपको पता है कि आई बार हम लेंगे एडी में, कीन्स की अप्रोच है कि इन्वेस्टमेंट रिमेन कांस्टेंट बच्चा। तो हमने इन्वेस्टमेंट को 20 20 20 20 20 और 20 ले लिया। यहां हम सीरियल नंबर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अच्छा अब हम बात करते हैं इनकम की। तो इनकम को हम 0 से उठाते हैं और 20 40 60 80 100 120, ठीक। अच्छा अब हम कंजम्पशन को लेते हैं बेटा। कंजम्पशन को हम उठाते हैं 30 40 50 60, बेटा ध्यान से समझिएगा, 70 80 90। बात क्लियर है। अब एक चीज को अगर हम समझे बेटा कि हमें इस डेटा से कैलकुलेट करना है एडी। क्या कैलकुलेट करना है, एडी। तो आपको क्या पता है, सी प्लस आई होता है बच्चे आपका एडी। देखिएगा ध्यान से, 30 और 20 50 60 70 80 90 100 110। एडी आपका कुछ इसी अप्रोच से निकल के आएगा बेटा। तो अब हमें एडी की अप्रोच क्या कह रहा है, एडी इक्वल हो एएस के, वो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होगा। और हमें पता है क्या बच्चे, वी नो दैट एएस इज इक्वल टू होता है किसके, वाई के। तो हम कह सकते हैं कि जहां एडी और, तो हम ये चीज कह सकते हैं नहीं कि जहां एडी और वाई इक्वल होंगे वो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होगा। देखिए इस पॉइंट पर हमारा इनकम और एडी दोनों ही इक्वल है। और हमें पता है y इक्वल किसके होता है बेटा, एएस के। तो हम मान लेते हैं यही हमारा एएस है। चलिए जरा अब इसको डायग्राम के द्वारा समझा जाए। एक्स एक्सेस वाई एक्सेस 0, बेटा इधर हम हमेशा डिनोट करेंगे किसको, इनकम को। ये हमारा हो गया आई बार, इसके थोड़ा सा ऊपर से ये हमारा हो गया सी, और बेटा इन दोनों के सम के अनुसार ये हमारा हो गया एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। कोई डाउट है भाई? उसके बाद यहाँ से एक 45 डिग्री की लाइन जाएगी जिसको हम एएस कहेंगे। क्या कहेंगे, एएस। तो बेटा ये दोनों एक दूसरे को किस पॉइंट पर कट कर रहे हैं बताइए। ये है भैया पॉइंट जिसको हम पॉइंट ऑफ ई के नाम से दे रहे हैं, और ये कहलाएगा हमारा इक्विलिब्रियम। कोई डाउट है बेटा? मतलब क्या कहना चाह रहा है, यहां पर इकॉनमी शॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम में है, मतलब के आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट के बीच का रिलेशन यहां इक्वल है, हाँ या ना। अगर अब हम बात करें कि कंडीशन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम क्या हो सकती है बेटा, तो देखिए अगर हम यहां समझें कंडीशन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम कि मतलब कहां पर ऐसे पॉइंट होंगे जहां इक्विलिब्रियम में नहीं होगी हमारी इकोनॉमी। तो बेटा इक्विलिब्रियम में होने के लिए हमारे पास दो पॉइंट हैं, एडी इज इक्वल टू एएस हो
हाँ या ना? बेटा अगर नहीं होगी तो क्या होगा? AD इज ग्रेटर देन ASO या AD इज लेस देन ASO। हमारे पास यही दो कंडीशन तो बच रही हैं। देखिए जरा, कंडीशन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम बच्चा पहली क्या है? AD इज ग्रेटर देन AS। तो आप यहां देखें तो ये AD ऊपर चल रहा है और AS यहीं कहीं नीचे है, हाँ या ना? ये पॉइंट A, ये पॉइंट B। मतलब हम कह सकते हैं A से B के बीच में हमारा AD इज ग्रेटर देन AS है भाई? ये बात क्लियर है? अच्छा दूसरा क्या हो सकता है? यहां हो सकता है AS इज ग्रेटर देन AD। ये पॉइंट बन सकता है बच्चा या नहीं? तो हमारे पास जो कंडीशन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम मिल रहा है वो हमको कुछ इस प्रकार से मिल रहा है। इसको यहां पॉइंट को दो नाम दे दिया PQ, यानी कि P से Q तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा कंडीशन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम है। अब ध्यान से समझिए बच्चा, यहां डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो मतलब हम इसको क्या कहेंगे? एक्सेस डिमांड। और बेटा यहां डिमांड कम सप्लाई ज्यादा है तो ये क्या है? एक्सेस सप्लाई। तो अब इन दोनों केसेस से प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में कैसे आएगा, जरा इसको समझते हैं। एक बार आप इसको नोट करो फिर आगे बढ़ो। बेटा आगे बढ़ते हैं, देखिए इस अप्रोच के द्वारा आपको कुछ क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मिल सकता है, व्हाट हैपन व्हेन AD इज ग्रेटर देन AS। अब आपसे पूछ रहा है बताइए AD अगर AS से ग्रेटर होगा तो आप क्या करेंगे? बच्चा हमें एक चीज दिख रही है कि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो पहली चीज तो हम कहेंगे इट इज अ केस ऑफ एक्सेस सप्लाई। जब ये एक्सेस सप्लाई का केस है तो यहां क्या होगा बेटा? यहां पॉइंट ये आ रहा होगा कि सप्लायर मार्केट डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। बेटा देखो डिमांड ऊपर है और सप्लाई यहां है, मतलब सप्लायर मार्केट डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। और जब सप्लायर मार्केट डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाएगा तो जितनी वो सप्लाई कर रहा है वो तो सब बिक ही रही है, लेकिन उसे एक तरीके से लॉस सफर करना पड़ रहा है अनफुलफिल्ड डिमांड के कारण, क्योंकि डिमांड ज्यादा है पर वो इतनी सप्लाई नहीं कर पा रहा। अगर वो उतनी डिमांड के बराबर सप्लाई कर लेते तो उसका माल ज्यादा बिकता, वो ज्यादा कमाता, लेकिन यहां पर वो ये काम नहीं कर पा रहा है। तो आप इसको क्या लिखेंगे? विच मीन्स supplier of supply is less than the market demand, due to which producer suffer loss because of unfulfilled demand. So the producer will increase production to meet out market demand. बेटा मार्केट की डिमांड को फुलफिल करने के लिए प्रोड्यूसर क्या करेगा? अपना प्रोडक्शन बढ़ा देगा, एंड द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल अचीव्ड। समझ आई बात? क्या होगा अगर पहला केस होगा? तो बेटा यहां डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, जिससे प्रोड्यूसर को अनफुलफिल्ड डिमांड के कारण लॉस झेलना पड़ेगा, और उस लॉस को खत्म करने के लिए या उस लॉस को कवर अप करने के लिए प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएगा ताकि वो मार्केट डिमांड को मीट आउट कर सके, और फिर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगी मेरे बच्चे। एक बार इसको नोट करो, फिर हम लोग बात करते हैं AD इज लेस देन AS की। बेटा अगर हम बात करें अगली कंडीशन जो हमारी बता रही है कि AD ग्रेटर है AS से, तब क्या होगा? ध्यान से देखिएगा बच्चा, जब AD इज लेस देन AS होगा बच्चे, यानी कि AS इज ग्रेटर है, इट मींस इट इज अ केस ऑफ एक्सेस सप्लाई। बच्चा मतलब समझिए
कि सप्लाई आपकी इस पॉइंट पर P पर चल रही है और डिमांड जो आ रही है वो सिर्फ Q पे आ रही है, तो ऐसे में सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, तो बेटा प्रोड्यूसर को लॉस सफर करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, हां या ना, ड्यू टू विच प्रोड्यूसर सफर due to which producer suffer loss because of unsold stock. So producer will reduce the production to meet out the market demand. बेटा प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन को कम करेगा जिससे मार्केट डिमांड कम हो जाए और फिर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगी मेरे बच्चे। ये था हमारा इकोनॉमी में शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम कैसे फाइंड किया जाता है एडीएस अप्रोच के द्वारा। बेटा एक बार इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे और हम लोग डिस्कस करेंगे एसआई अप्रोच के द्वारा भी इक्विलिब्रियम कैसे निकाल सकते हैं। बेटा आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देखते हैं कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बाय एसएनआई अप्रोच। मतलब कि S इज इक्वल टू आई होगा इस कंडीशन में अगर इक्विलिब्रियम फाइंड करना है तो। देखो ये कोई अलग अप्रोच नहीं है, जो अप्रोच आप पढ़ के आए हैं सेम वही अप्रोच है, पर अब की बार इसने थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करी। देखिए जरा बच्चा, अगर हम इसका डेरिवेशन देखें तो हमें पता है क्या, AD इज इक्वल टू AS होता है, ये बात हम जानते हैं, हाँ या ना। अच्छा AD में हम कीन्स के अकॉर्डिंग C प्लस आई को कंसीडर करते हैं और AS में हम C प्लस S को कंसीडर करते हैं। यही तो हमने समझा है कि AS में क्या समझेंगे, कंजम्पशन और सेविंग को, और AD में CNI को। बेटा अगर आप देखें तो C दोनों तरफ है, अगर हम बोथ साइड C को हटा दें या डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बाय C बोथ साइड, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, I इक्वल टू S। यही तो इक्वेशन है, S इक्वल टू आई या I इक्वल टू S। मतलब अब हम इस इक्वेशन में समझेंगे इक्विलिब्रियम इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग के द्वारा, यानी कि बच्चे जिस पॉइंट पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल होगी इक्विलिब्रियम होगा। ध्यान से देखिएगा बच्चा, बेटा पहले तो हम लोग सेविंग कर्व बनाते हैं, यहां एक्स एक्सिस, यहां वाई एक्सिस, यहां पर हमारा ओरिजिन। बेटा यहाँ हम बात करेंगे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट और इधर हम लोग डिनोट करते हैं इनकम को। इतना तो आपको क्लियर है। अच्छा ये भी पता है कि सेविंग फंक्शन भैया कहाँ से शुरू होता है, सेविंग फंक्शन हमेशा निगेटिव से शुरू होता है और ऊपर की तरफ जाता है एस। अच्छा अभी तक कीन्स के अकॉर्डिंग आई में कोई चेंज नहीं है, यानी कि हम ऑटोनोमस आई की बात कर रहे हैं बेटा, वो हमेशा पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहेगी, हाँ या ना। तो ये दोनों कट कहाँ कर रहे हैं, ये इस पॉइंट पर कट कर रहे हैं और यही हमारा होगा बेटा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। किसी को कोई डाउट है? अब फिर से एक चीज समझिए, यहां पर भी दो कंडीशन आपको मिल रही है, कहा डिसइक्विलिब्रियम, यानी कि कहां पर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। तो बेटा पहली अप्रोच क्या होगी, आई इज ग्रेटर देन एस। दूसरी अप्रोच क्या होगी, एस इज ग्रेटर देन आई। यही दो अप्रोच तो हम लोग को डिस्कस करनी है, क्योंकि देखिए पहला क्या है, यहां आई बी पे है और यहां एस ए पे है। तो बेटा यहां से यहां तक का ये जो हमारा सफर है, यहां आई इज ग्रेटर देन एस है, और अगर हम यहां की बात करें तो ये P पे है और ये Q पे है बेटा। तो यहां से यहां तक का जो सफर है, यहां S इज ग्रेटर देन I है। मतलब कि एक कंडीशन ये है जहां इक्विलिब्रियम नहीं है और एक कंडीशन बच्चा ये है जहां इक्विलिब्रियम नहीं है। अब इन दोनों ही कंडीशन में हम क्या समझेंगे, फिर से एक चीज को अगर देखें तो बेटा S
छोटा है आई बड़ा है, मतलब आई आता है एडी में, तो हम इनडायरेक्टली बात तो वही कर रहे हैं, क्या एडी इज ग्रेटर देन एएस की ही तो बात इनडायरेक्टली हम कर रहे हैं यहाँ, और यहां पर हम एएस इज ग्रेटर देन एडी की बात तो कर रहे हैं। तो बेटा इसमें अगर आप आ जाए व्हाट हैपन इफ आई इज ग्रेटर देन एस, जो मैंने आपको अभी लिखवाया था एडी में, क्या आई इज ग्रेटर देन एस होगा तो क्या होगा बेटा, एक्सेस डिमांड की केस होगी, एक्सेस डिमांड। जब भी बेटा एक्सेस डिमांड की केस होगी तो प्रोड्यूसर मार्केट डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाएगा, सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा चल रही है मार्केट में, तो उसको अनफुलफिल्ड डिमांड के कारण एक लॉस झेलना पड़ेगा, और उसको कोप अप करने के लिए प्रोड्यूसर प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। तो इस केस में आप सिंपल सा क्या लिख के आएंगे बच्चा, प्रोड्यूसर इंक्रीज प्रोडक्शन। और बेटा सेकंड केस की अगर हम बात, एस जहां ग्रेटर होगा आई से, मतलब ये केस होगा एक्सेस सप्लाई का, यहां पर भी प्रोड्यूसर को लॉस होगा बिकॉज ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। बेटा मार्केट में जो स्टॉक बिका नहीं है उसके कारण प्रोड्यूसर को लॉस सफर करना पड़ेगा, और इससे बचने के लिए प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोड्यूसर कट डाउन द प्रोडक्शन, और वो अपने प्रोडक्शन को कम कर देगा मेरे बच्चे, और मार्केट इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। ये बात क्लियर है, एक बार इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक के साथ। आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग अगले टॉपिक को डिस्कस करते हैं, जिसमें हमें समझना है इन्वेस्टमेंट के बारे में। अब आप लोग कह रहे होंगे भैया आधे से ज्यादा चैप्टर में आई इन्वेस्टमेंट समझ लिया, अब इसमें क्या बचा है। बेटा देखो इन्वेस्टमेंट भी दो प्रकार की हम लोगों को बताई गई है हमारे कोर्स में, कौन कौन सी, एक हम लोगों ने बात करी है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, है ना बेटा, एक होती है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। कैसी, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, मतलब बेटा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट तो हमेशा ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट इन एन इकॉनमी। बेटा एक इकॉनमी में ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन अगर हम बात करें इंड्यूस इन्वेस्टमेंट की, तो बेटा अगर हम बात करें इंड्यूस इन्वेस्टमेंट की तो याद रखिएगा इंड्यूस इन्वेस्टमेंट ऑलवेज इंक्रीज एज लेवल ऑफ इनकम राइजेस। मेरे बच्चे जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे इंड्यूस इन्वेस्टमेंट बढ़ती चली जाएगी। अगर हम कर्व की बात करें तो हम लोगों ने अभी तक सीखा था आई बार, और अगर हम इंड्यूस इन्वेस्टमेंट की बात करें बेटा तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा। ये हमारे दो अलग अलग कर्व रहेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट की। तो अगर इनकम के साथ साथ इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है तो बेटा आप उसको बोलोगे इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। क्या बोलोगे, याद रखो 2 नंबर में एक क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन इंड्यूस इन्वेस्टमेंट विद डायग्राम, तो आप ये लिख के आएंगे और ये कर्व बना के आएंगे और आपको 2 में से 2 नंबर मिल जाएंगे। एक बार इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं हमारे चैप्टर के लास्ट टॉपिक शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम। हम लोग डिस्कस करते हैं शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम। एक चीज आपको क्लिक करी होगी यहां, क्या इक्विलिब्रियम में शिफ्ट कब आएगा। देखिए एक बेसिक सी अप्रोच हमें पता है, AD इज इक्वल टू AS। एक नॉर्मल डायग्राम हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा बच्चे AS है, यहां कहीं हमारी आई बार चल रही है, यहां हम AD एंड AS को लिखेंगे, यहां हम इनकम को डिनोट करेंगे, और बेटा ये कहीं हमारा C चल रहा है, ठीक, और हमारा ये कहीं AD चल रहा है। AD इज इक्वल टू C प्लस आई। अभी तक ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, अभी तक ये हमारा इक्विलिब्रियम है, ये चीज याद रखिएगा, इसको हम E से डिनोट कर रहे हैं। पर अगर इक्वेशन में चेंज आए, AD इज इक्वल टू C प्लस आई के साथ साथ आ जाए प्लस चेंज इन आए, मतलब अब मैं बात कर रहा हूं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट की। मेरे बच्चे किसकी बात कर रहा हूं, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट की। तो अब हमारा AD किस पॉइंट से ड्रॉ होगा, ये AD इज इक्वल टू C प्लस आई प्लस चेंज इन आई। ये बात समझिएगा ध्यान से,
तो अब मेरा इक्विलिब्रियम कहां चला गया, E1 पे। इक्विलिब्रियम मेरा कहां चला गया, E1 पे। इसका मतलब क्या है कि इनकम बढ़ रही है और इनकम बढ़ने के इफेक्ट क्या होंगे, हमारी इकोनॉमी में लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। और अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो आपको एक बात क्लिक करनी चाहिए कि लोग सेविंग पर कम ध्यान दे रहे हैं और उस पैसे को चैनलाइज कर रहे हैं मार्केट में, जिससे इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। क्लियर है ये बात? समझते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड इट्स मैकेनिज्म। बेटा सबसे पहली चीज आपको समझना है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता क्या है। बेटा जब इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट में चेंज आने लगता है, यानी कि मैं बात कर रहा हूं इंड्यूस इन्वेस्टमेंट की, तो देखिए जो हमारी डेफिनेशन बुक की हमें कहती है वो क्या कहती है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, और इसका दूसरा नाम है आउटपुट मल्टीप्लायर, रेफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम बाय विच द इंक्रीज इन आउटपुट या इनकम, यानी कि कितना इनकम में चेंज आ रहा है और कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट में चेंज आ रहा है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं एक बात, इन्वेस्टमेंट multiplier refers to K which means change in Y upon change in I। बेटा मतलब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम डिनोट कर रहे हैं K से, और K कैसे निकलेगा, चेंज इन Y अपॉन चेंज इन I, एडिशनल चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय एडिशनल चेंज इन इन्वेस्टमेंट। बेटा K का एक और फॉर्मूला आपको मिलेगा क्या, 1/1 माइनस MPC। बेटा K का हमारा एक और फॉर्मूला होता है क्या, 1/1 माइनस MPC। और आप इसको क्या कह सकते हैं, आपको पता है एक चीज बच्चा कि 1 माइनस MPC इज इक्वल टू MPS होता है। तो वी ऑल्सो से दैट K इज इक्वल टू 1/MPS। MPC की फुल फॉर्म मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और MPS की फुल फॉर्म मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। बेटा अब हम लोग देखिए समझते हैं कि कैसे इनकम में चेंज आने पर हमारी एक पूरी साइकिल बनती है और कैसे इन्वेस्टमेंट और इनकम में चेंज आने पर MPC और MPS में कैसे चेंजेस आते हैं। एक पूरी जो साइकिल होती है, एक पूरी जो साइकिल होती है हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा आगे बढ़ते हैं और अब डिस्कस करते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के प्रोसेस को। देखिए इसको समझने के लिए हम पूरी एक टेबल बनाते हैं बच्चा। इधर लिखते हैं राउंड कि कितने राउंड इनकम में चेंजेस आए, दूसरा इधर हम लिखते हैं चेंज इन आई, बेटा इधर लिखते हैं चेंज इन वाई, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट जिसको आप डिनोट करेंगे चेंज इन आई से, इंक्रीज इन इनकम बेटा जिसको आप डिनोट करोगे चेंज इन वाई से। ठीक है, इधर हम लेते हैं MPC और फिर हम लेते हैं MPS। बेटा MPC और MPS की फुल फॉर्म तो याद है? ओके चलिए देखिए जरा एक एजम्पशन लेते हैं कि हमने पहली चीज तो ये एज्यूम किया MPC हमारा 0.5 होगा, यानी कि जो भी हम कमाएंगे उसका आधा कंज्यूम करेंगे और आधा सेव करेंगे। चलिए देखिए बेटा यहां हम लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हम लोग टोटल 10 राउंड की बात करने वाले हैं। ठीक है, और यहां हम इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज ले लेते हैं 100 का और फिर ये कांस्टेंट रखता हूं मैं। ओके अब एक चीज समझिए बेटा, अगर आपको प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लायर को समझना है तो सबसे पहले निकाल लो भैया क्या, मल्टीप्लायर, क्योंकि जिसके प्रोसेस को समझने जा रहे हो अगर वही नहीं पता होगा तो कहां से समझ आएगा। चलिए हम लोग निकालते हैं के का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, के हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई। एक और फॉर्मूला क्या है, के इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। बेटा कोई डाउट है? तो देखो हमने MPC एज्यूम कर ही रखी है इस टेबल को समझने के लिए, तो अभी हम इसी फॉर्मूले के थ्रू लगाते हैं क्या, 1/1 माइनस 0.5, तो 1/0.5 और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा K इज इक्वल टू 2, यानी कि हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कह रहा है कितना मल्टीप्लाई होगा बच्चे, 2 टाइम्स। क्लियर है? अब ध्यान से समझिएगा आप, यानी कि हमारी इनकम का टोटल जो आएगा वो मैक्सिमम कितना होगा, 200। कितना रहेगा बेटा, 200, क्योंकि आई को मल्टीप्लाई कर देंगे और यहां पर ये हमारा सेम रहने वाला है। अब चीजों को जरा समझते हैं। देखिए कितनी बार मल्टीप्लाई करेगा बेटा, सपोज हमने इनकम ली 100, कितनी ली 100, तो 100 को देखिएगा ध्यान से, के मल्टीप्लाई 2 आया है, तो अगर ये कर दे तो कितनी बार मल्टीप्लाई हो जाएगा,
200। अब देखिएगा यहां जो भी वैल्यूज बचेंगी उनका एंड का टोटल आखिरी राउंड पे 200 ही होगा सबको जोड़ने पर। बेटा हमने इंक्रीज इन इनकम भी ले लिया 100, एमपीसी हमने ली थी 0.5, तो ऑटोमेटिकली हमारी एमपीएस हो गई 0.5। बेटा अगर 100 का कंज्यूम इनकम है तो हम कंज्यूम कितना करेंगे, 50 कंज्यूम करेंगे। इट मींस हम 50 सेव कर लेंगे। बेटा क्लियर है। अब देखिए 50 यहां फिर जब हम आएंगे, जब 50 सेव किया है तो ये जो कंजम्पशन है, एक चीज याद रखिएगा बेटा, 100 में से 50 कंज्यूम किया और 50 सेव किया। तो जो आदमी कंज्यूम करता है इकोनॉमी में, एक चीज आपको पता होगी कि एक का खर्चा दूसरे की इनकम होती है। तो राउंड 2 पे जब हम आएंगे तो ये जो 50 कंज्यूम किया है ये किसी और की इनकम रही होगी, फिर उसने आधा कंज्यूम किया यानी कि 25 बेटा। तो फिर हमारे पास कितना आया, 25। ये देखिएगा ऐसे गया है और ये प्रोसेस चलता जाएगा सेम। अब 25 में से किसी ने फिर आधा कंज्यूम किया होगा और आधा सेव किया होगा बच्चा, यानी कि अब इकोनॉमी में फिर कितनी इनकम बन गई, चेंज इन इनकम 12.5। अब इसका आधा फिर किसी ने सेव किया होगा या नहीं, तो कितना बनेगा बच्चे, तो आपका ये आएगा 6.25। इधर कितना होगा बेटा 6.25। क्लियर है, आधा सेव कर लिया, सिंपल सी बात है। अब देखिए ये जिसने कंज्यूम किया ये फिर से हमारे पास आधा आया होगा या नहीं। और बेटा इसी हिसाब से जब आप इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते जाएंगे तो आपका एंड कहां पे जाके होगा, 200 पे, यानी कि इनकम 200 हो जाएगी। 100 थी, 2 टाइम मल्टीप्लायर कह रहा है, तो हमारा चेंज इन एमपीसी जो टोटल आएगा वो 100 होगा और एमपीएस जो आएगा वो 100 होगा। तो हमें पता चल सकता है बेसिकली कि मल्टीप्लायर हमें बता रहा है कि इनकम कितनी बार मार्केट में घूम सकती है इन्वेस्टमेंट में चेंज आने पर। क्लियर है बात। बेटा आज के टॉपिक को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं और आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप। और बेटा तब तक के लिए अगर आपको वीडियोस को अच्छा लग रहा है, पढ़ने में मजा आ रही है, तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में जितना ज्यादा हो सकता है चैनल को प्रमोट कीजिए। थैंक यू।